गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग 170 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, 170 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए थे। अब हम लोग 171 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। अभी बताइए, ये क्वेश्चन तो आपको कई बार रिपीट हुआ है, बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन ये बता रहा है ना कि which one of the following will produce maximum depression of freezing point। फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा घटोत्तरी किस में होगा। ऊपर में कई सारे कंपाउंड दिए गए हैं। K2SO4 है, NaCl है, यूरिया है, ग्लूकोज है। आप ही बताइए, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, चीनी हो, इन सभी का आई का मान कितना होता है? 1। यूरिया, ग्लूकोज और चीनी, इन सभी का आई का मान कितना होता है? 1। वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए, ग्लूकोज है, इसका आई का मान आ गया 1। ग्लूकोज के वांट ऑफ फैक्टर का मान कितना होता है? 1। यहाँ यूरिया है, तो आप ही बताइए यूरिया के लिए आई का मान कितना होता है? 1। K2SO4 के पे +1 होता है। हलीना करे रब से फरियाद, याद होगा ना। हलीना करे ख़ानदान का कितना चार्ज होता है? +1। और SO4 पे कितना होता है? -2। यानी इसका आई का मान अगर चेक करें K2SO4 में, तो पोटेशियम पे 1 और SO4 पे 2, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, साइन हटा के जोड़ लेते हैं चार्ज को, साइन हटा के चार्ज को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका आई का मान हो जाएगा 3। और यहाँ NaCl है, NaCl है, हलीना ना +1, और ये Cl है, फिर कल बाहर आई NT, याद होगा ना, इसमें -1 होता है। तो सोडियम का +1 और क्लोरीन का -1, मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा? 2। तो NaCl का आई का मान हो जाएगा 2। NaCl का आई का मान 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आई का मान सभी का चाहे तो निकाल सकते हैं। अभी देखिएगा लाइन, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। फार्मूला जानते होंगे ना, डेल्टा TF बराबर क्या होता है? I गुना KF अगुना क्या होता है? M। डेल्टा TF बराबर I गुना KF गुना M। डेल्टा TF का I के साथ आमने सामने का संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जिसका डेल्टा TF ज़्यादा उसी का I का मान ज़्यादा, यानी आई का मान अगर ज़्यादा तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। तो बोल रहा है मैक्सिमम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? डिप्रेशन ज़्यादा किसका होगा फ्रीजिंग पॉइंट का? तो जिसका आई का मान ज़्यादा होगा। और आई का मान ज़्यादा किस में? K2SO4 में। यानी ये आंसर इसका सही है। ये आप देख लिए, जिसका आई का मान ज़्यादा उसका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। और डेल्टा TB बराबर KB गुना M होता है, तो आई गुना KB गुना M। तो जिसका आई का मान ज़्यादा उसका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा। जिसका आई का मान ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ज़्यादा, क्योंकि पाई बराबर ICRT वहाँ से लगाएंगे तो हर चीज़ उसका ज़्यादा हो जाता है। 172 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में ही पूछेगा क्वेश्चन है। 171 और 172, 168 से लेकर के 195 तक के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा, देखिए एक 5% का सॉल्यूशन है, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। एक चीनी का 5% का सॉल्यूशन है, जिसका मोलर मास कितना दिया हुआ है? 342 दिया हुआ है। इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है किसके साथ? तो 1% सॉल्यूशन कोई सब्सटेंस X है उसके साथ। ये आपको क्लास में भी करवाया गया है। द मॉलिकुलर वेट ऑफ X इज, तो X का मॉलिकुलर वेट क्या होगा, X का मोलर मास क्या होगा, ये पूछ रहा है। एक बर्तन में मान लीजिए चीनी का शरबत है और दूसरे बर्तन में X का शरबत है।
चीनी का मोलर मास 342 दिया है और एक्स का मोलर मास पूछता है, जबकि चीनी वाले बर्तन और एक्स वाले बर्तन इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। आइसोटोनिक का मतलब ही जानते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बराबर हो उसी को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये चीनी और एक्स जो सब्सटेंस है उन दोनों का मतलब रिलेशन है कि आइसोटोनिक है, इसका मतलब दोनों ही शरबत का ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बराबर होगा। आइसोटोनिक में तो यही जानते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर होगा। तो आपको याद होगा आइसोटोनिक में मैंने कंडीशन लगाया था पाई 1 बराबर क्या होता है, पाई 2, पाई 1 बराबर पाई 2, और इसी से कंडीशन निकाला था। चूंकि इसमें टेम्परेचर बराबर नहीं था तो थ्योरी में जाके देखिएगा लिखा होगा C1 बराबर क्या होता है, C2। जब टेम्परेचर बराबर होता है तो पाई 1 बराबर पाई 2 तो होता ही है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बराबर होता ही है, यानी पाई 1 बराबर पाई 2 तो होता ही है। अगर टेम्परेचर बराबर हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होता है और उसमें C1 बराबर C2 होता है, ऐसा मैंने बोला। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो चलिए इसी क्वेश्चन को समझाते हैं। थोड़ा सा जगह ले लिया जाए, ऐसे देखिए, एक चीनी का शरबत है, दूसरा एक्स का शरबत है। यहाँ पे एक लिया शुगर, ये चीनी का शरबत है, और दूसरा यहाँ पर एक्स का शरबत है। बोलिए 5% का मतलब क्या हुआ, 5% यानी 100 ml में 5 ग्राम, और 1% यहाँ पे है, इसका मतलब 100 ml में 1 ग्राम। तो बोलिए चीनी कितना है, 5%। 5% का मतलब 100 ml के शरबत में 5 ग्राम चीनी है। तो जल्दी बोलिए, चीनी का मास हो गया 5 ग्राम, ये सवाल आपको बताया गया है। मास हो गया 5 ग्राम और मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास कितना है, 342। अब बताइए मोल निकालेंगे तो मोल निकालने के लिए क्या जानते हैं, मास बट्टा मोलर मास। तो 5 बट्टे क्या होगा, 342, ये मोल निकल जाएगा। 5 बट्टा 342 मोल आ जाएगा, ये मोल आ गया। अब बोलिए 5% का मतलब क्या हुआ कि 100 ml के शरबत में 5 ग्राम चीनी होगा। 100 ml के शरबत में 5 ग्राम चीनी होगा, तभी ना हम 5% मानेंगे। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml। तो चलिए वॉल्यूम बराबर कर लेते हैं 100 ml। वॉल्यूम हो गया शरबत का 100 ml, यानी इसको अगर आप 1000 से भागा दीजिएगा तो 100 और बट्टा में दीजिएगा 1000 तो आ जाएगा 0.1 लीटर। 0.1 लीटर ऐसा आ जाएगा। अब बोलिए अगर आप निकालना चाहते हैं मोलरिटी, मोलरिटी या मोलरिटी का दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलरिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर रखेंगे तो मोल कितना आएगा, 5 बट्टा 342, यहाँ जाएगा तो आ जाएगा 5 और बट्टा में कितना, 342। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे वो भी लीटर में चाहिए, कितना आ जाएगा, 0.1 लीटर। 0.1 लीटर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद यह 342 नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 5 बट्टा 342 गुना 0.1, ऐसा बन जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा या मोलरिटी आ जाएगा। ये पहला सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लिया C1। ये कोई दूसरा सॉल्यूशन है पदार्थ X का, बोलिए कितना है, 1% है। 1% का मतलब 100 ml के शरबत में 1 ग्राम X होगा, तो मास कितना है, 1 ग्राम। चलिए इसका मोलर मास निकालिएगा, तो मोलर मास ही निकालना है, तो मोलर मास मान लिया M। तो बोलिए मोल कितना आ जाएगा, मोल बराबर हो जाएगा मास बट्टा मोलर मास, तो 1 बट्टा M। ये मोल बराबर मास बट्टा मोलर मास 1 बट्टा M आ जाएगा। मोल निकल गया। चलिए 1% का मतलब 100 ml में कितना ग्राम, 1 ग्राम। तो इसका वॉल्यूम बताइए 100 ml। 100 ml बोलिए लीटर में कितना होगा, 0.1 लीटर आ जाएगा। अब आप ही बताइए मोलरिटी अगर निकालना हो
तो मोलारिटी निकालने के लिए मोलारिटी बोलिए या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। मोलारिटी बोले या इसी का दूसरा नाम होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो बताइए मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे। तो मोल कितना आ गया 1/m और सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे, वो भी लीटर में चाहिए। लीटर में कितना आया 0.1 लीटर, 0.1 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/m गुना 0.1। ये दूसरा सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लिया C2। अब बताइए सवाल में क्या बोल रहा है कि चीनी का शरबत है और एक्स का शरबत है, ये दोनों शरबत आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बोलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या जानते हैं, π1 बराबर π2, और जब टेम्परेचर बराबर होता है तो उसका कंडीशन क्या निकलता है, C1 बराबर C2। तो पहला शरबत का कॉन्सेंट्रेशन बराबर दूसरा शरबत का कॉन्सेंट्रेशन। तो C1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5/342 गुना 0.1, 5/342 गुना 0.1 बराबर आ जाएगा 1/m गुना 0.1। 0.1 और 0.1 कैंसिल हो जाएगा, कोना कोनी गुना होगा। तो 5m बराबर 342, तो मोलर मास निकल जाएगा 342/5, यानी सॉल्व करके आएगा आपका 68.4, 68.4 आ जाएगा, यानी आंसर आपका सी सही होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बता रहे हैं ना, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन बता रहा है एक सॉल्यूशन है 5% किसका, चीनी का, केन शुगर यानी चीनी का शरबत है जिसमें 5% चीनी है। इसका मतलब 100 ml के शरबत में 5 ग्राम चीनी होगा, ये बता रहा है ना। आगे बोल रहा है इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है किसके साथ, तो 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, कोई पदार्थ एक्स है जिसके 1% के साथ ये आइसोटोनिक होता है। तो आगे बोल रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज, एक्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एक चीनी का शरबत है और एक एक्स का शरबत है, ये शरबत है 5% और ये शरबत है 1%। तो बोले 5% का मतलब 100 ml में 5 ग्राम, तो मास हो गया 5 ग्राम और मोलर मास दिया हुआ है 342। तो मोल निकालने के लिए मास बट्टा मोलर मास यानी 5/342 आ जाएगा। वॉल्यूम आप जानते हैं दिया हुआ है 100 ml, 100 ml का मतलब ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा दोगे तो 0.1 आ जाएगा। तो बताइए मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे, वो भी लीटर में। तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर रखेंगे तो मोल कितना आएगा 5/342, 5/342 लिख दिया, बट्टा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा 0.1 लीटर। 342 नीचे आएगा तो आ जाएगा पहला सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 5/342 गुना 0.1। दूसरा शरबत जो है ना, उस शरबत का नाम है एक्स। पहला जो चीनी का शरबत था तो दूसरा एक्स का शरबत है। ये कितना है तो 1% है, इसका मतलब 100 ml में 1 ग्राम, यानी मास है 1 ग्राम और मोलर मास मान लिया m। तो मोल निकालने के लिए मास बटा मोलर मास यानी 1/m। वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml, 100 ml में 1000 से भागा दीजिएगा तो 0.1 लीटर। इसका मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आप जानते हैं सॉल्यूट के मोल को ऊपर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे, वो भी लीटर में चाहिए। तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर तो मोल आ जाएगा 1/m और सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे में लीटर में, तो 0.1 आ गया। सॉल्व किए इसको तो m नीचे आ जाएगा तो 1/m इंटू 0.1। आप जानते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होता है, π1 बराबर π2। और डेरिवेशन के दौरान मैंने आपको साबित करके बताया था कि अगर दोनों ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर बराबर होगा तो T1 T2 कट जाता है और R तो ऑलरेडी कट ही जाता है, तो C1 बराबर C2 हो जाता है। यानी पहले शरबत का कॉन्सेंट्रेशन और दूसरे शरबत का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हुआ था, कॉपी में जाके देख लीजिए। तो C1 बराबर C2 यानी पहले शरबत का जो मोलरिटी है और दूसरे शरबत का जो मोलरिटी है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो पहले शरबत का मोलरिटी है 5/342 गुना 0.1,
5/342 गुना 0.1 बराबर C2 दूसरे शरबत का कॉन्सेंट्रेशन यानी 1/m गुना 0.1, 1/m गुना 0.1, 0.1 0.1 बराबर के आर पार नीचे वाला नीचे से कट सकता है, ऊपर वाला ऊपर से कट सकता है। तो 0.1 0.1 कैंसिल हो जाएगा, कोना कोने गुणा करेंगे तो 5m बराबर 342 गुना 1, तो m बराबर 342/5 यानी आंसर आ जाएगा 68.4 और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। हालांकि यहाँ पे बिना यूनिट का हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो चलिए 172 नंबर हमारा हो गया। ये भी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में ये न्यूमेरिकल डाले हुए हैं। तो मेरे विचार से इन तमाम न्यूमेरिकल को 168 से लेकर के 195 तक के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो हैं वो बोर्ड के रिपीट होने वाले न्यूमेरिकल हैं, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे न्यूमेरिकल को एक बार दो बार प्रैक्टिस कुछ समय बाद करते रहेंगे। चलिए 173 में आ जाइए। 173 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, बोल रहा है 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप, सिरप का मतलब शरबत, शुगर यानी चीनी, एक चीनी का शरबत है कितने ग्राम का, तो 234.2 ग्राम का। कंटेंट्स जो कि रखता है उस शरबत में क्या रखा रहता है, तो 34.2 ग्राम शुगर रखा रहता है, चीनी रखा रहता है। एक चीनी का शरबत है, शरबत का टोटल वजन कितना है 234.2 ग्राम, जिसमें चीनी कितना है 34.2 ग्राम। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, शरबत का मोलालिटी क्या होगा। मोलालिटी आपको याद होगा छोटा m, छोटा भाई तुतला हवा भाई। तो मैंने आपको बताया था ये शुगर सिरप यानी चीनी का शरबत, सिरप यानी शरबत, तो चीनी का शरबत का वजन दिया हुआ है 234.2 ग्राम और चीनी जिसमें चीनी कितना है 34.2 ग्राम और चीनी का मोलर मास आप जानते हैं 342। अभी थोड़ी देर पहले 172 नंबर सवाल में आपने दिया था कि देखिए चीनी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 342, तो उसी को मैं इस्तेमाल करूंगा। देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है 234.2 ग्राम, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 234.2 ग्राम। इतने ग्राम के शरबत में चीनी कितना है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, चीनी है आपका, शुगर है आपका 34.2 ग्राम। तो बताइए सोच के शरबत में क्या क्या होता है, चीनी और पानी। शरबत में क्या क्या रहता है, चीनी रहता है और पानी रहता है। बताइए शरबत का मतलब चीनी प्लस पानी, और इस चीनी प्लस पानी में से अगर चीनी को हटा दे तो क्या बच जाएगा, पानी। हटाना मतलब घटा देंगे। शरबत में चीनी और पानी दोनों है और इन चीनी और पानी से बने शरबत में से अगर चीनी के वज़न को माइनस कर दीजिएगा, चीनी के वज़न को अगर घटा दीजिएगा तो हमारा पानी का वज़न बच जाएगा। तो शरबत के वज़न में से चीनी के वज़न को घटाइए तो आपको वाटर का वज़न आ जाएगा। वाटर कहने का मतलब क्या, सॉल्वेंट का वज़न आ जाएगा। सॉल्वेंट का वज़न आ जाएगा, कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, और 200 ग्राम हो जाएगा। बोले केजी में बदलेंगे तो क्या होगा, 200 और बट्टा 1000, यह आ जाएगा 0.2 kg, 0.2 kg आ जाएगा। पानी का वजन आ जाएगा 0.2 kg। बताइए चीनी के बारे में क्या जानते हैं, मास कितना है 34.2। बोलिए मास दिया हुआ है 34.2 और मोलर मास देखिए, यहाँ मोलर मास के बारे में अगर बात कीजिएगा, चीनी का C12H22O11, तो कार्बन का मास नंबर 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो बोले कितना हो जाएगा,
12 को 12 से गुना करेंगे 144, ये लिखा, प्लस 1 को 22 से गुना करेंगे तो 22, प्लस 16 को 11 से गुना करेंगे तो 176, और जोड़ जाड़ के आ जाएगा 342। बताइए मोल निकालने के लिए क्या जानते हैं? मोल निकालने का फार्मूला आपको पता होगा, मास, अब भट्टा में क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास, तो मास कितना दिया है? 34.2 ग्राम, 34.2। अब बटा मोलर मास कितना है? 342। सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 0.1 मोल। बोलिए अगर मोलालिटी निकालना है तो मोलालिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर कितना है? 0.1। यहाँ देखिए, लास्टली आप बनाना चाहते हैं मोलालिटी। मोलालिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर, तो मोल कितना है? 0.1, 0.1 मोल। सॉल्वेंट के मास को नीचे, वो भी केजी में चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास केजी में कितना दिया हुआ है? 0.2 केजी, तो लिख दिया 0.2 केजी। बताइए दशमलव अगर उड़ा देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1 में जब 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 0.5, और यूनिट क्या बन जाएगा? मोल पर केजी बन जाएगा। यूनिट आ जाएगा मोल पर केजी 0.5। यानी आपका आंसर कौन सा सही है? बी नंबर आंसर सही है। देखिए कैसे मैंने क्वेश्चन को ट्राई किया, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। शरबत दिया हुआ है, शुगर सिरप यानी चीनी का शरबत है 234.2 ग्राम का, जिसमें चीनी रखा हुआ है 34.2 ग्राम। तो शरबत का वजन हो गया 234.2 ग्राम, और दिया हुआ है कि उस शरबत में चीनी कितना है? 34.2 ग्राम। तो अब आप ही समझाइए, शरबत दे दिया है और उस शरबत में कितना चीनी है वो भी बता दिया है, तो उस शरबत के वज़न में से चीनी के वज़न को घटा देंगे तो पानी का वज़न आ जाएगा। तो शरबत है इतना ग्राम जिसमें चीनी है इतना ग्राम, तो शरबत के वज़न में से चीनी के वज़न को घटा दिया तो पानी का वज़न आ गया। केजी में बदलने के लिए 1000 से भागा दे दिया। अच्छा, चीनी कितना है? 34.2, देख लीजिए, और चीनी का मोलर मास 342। तो चीनी का मोल निकालना हो तो मोल निकालने के लिए मास बट्टा मोलर मास कर देंगे। मास है 34.2, अब बट्टा मोलर मास है 342, तो आ जाएगा 0.1 मोल। अब देखिए मोलालिटी अगर निकालना हो तो मोलालिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर यानी 0.1 को ऊपर, सॉल्वेंट के मास को नीचे, और वो भी किस में चाहिए? केजी में चाहिए, तो 0.2 केजी। 0.1 बट्टा 0.2, दशमलव उड़ा देंगे तो 1/2, 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका मोलालिटी आराम से निकाल सकते हैं। मोलालिटी छोटा m से इंडिकेट करते हैं, और मोलालिटी का फार्मूला तो आपको याद ही होगा। मोलालिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर, सॉल्वेंट के मास को नीचे, केजी में। चलिए 174 बताइए, क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इनमें से कौन टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता? मैंने बताया था ना मोलारिटी, बताया मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है? ऊपर में मोल, नीचे में वॉल्यूम, यानी इस पे टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। मोलालिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर, सॉल्वेंट के मास को नीचे। इसका मतलब ऊपर में मोल है, नीचे में मास है, यानी इस फार्मूला में वॉल्यूम का नामो निशान नहीं है। और मैंने आपको बता दिया था कि जब भी किसी फार्मूला में वॉल्यूम नामक शब्द नहीं होगा, इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बताइए मोलालिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नामक शब्द है ही नहीं। यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर और सॉल्यूशन के मोल को नीचे, इससे निकल जाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। बताइए इसमें ऊपर में भी मोल है, नीचे भी मोल है, इसका मतलब इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, यानी ये भी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। और आगे है नॉर्मलिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के इक्विवेलेंट को ऊपर, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे। बोलिए इस नॉर्मलिटी का फार्मूला में वॉल्यूम है, इसका मतलब यह टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। तो बताइए टेम्परेचर पे कौन कौन निर्भर नहीं किया? एक मोलालिटी निर्भर नहीं किया और दूसरा मोल फ्रैक्शन निर्भर नहीं किया। बाकी मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों में वॉल्यूम नामक शब्द है, वॉल्यूम है, इसलिए दोनों टेम्परेचर पर निर्भर करता है। चलिए 175 में आ जाइए।
देखिए क्या बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है। ये तो आसानी से पकड़ सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है? ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है RLVP, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। देख लीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी नामक कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने नहीं देखा। इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इस तरह से 175 आप समझ गए। आंसर आपका कौन सा होगा? बी होगा। चलिए 176 में चले। S3PO3, S3PO3 के बारे में अगर देखिएगा, ये कैसा बेसिक है तो मैंने आपको इसका लाइन बताया था, इसका ट्रिक बताया था। फास्फोरस फंसा देता है और फंसे से निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन में से एक घटा देते हैं फास्फोरस के एसिड में। खैर मैं इसके डायग्राम से बताता हूँ। S3PO4 P डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा है OH, इससे जुड़ा है OH और इससे जुड़ा है H। H3 हाइड्रोजन 3, देख लीजिए 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है। एक फास्फोरस है, 3 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है। ये कितना H+ दे सकता है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल सकता है, यहाँ से H+ निकल सकता है। ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ से भी H+ निकल सकता है। लेकिन यहाँ से H+ नहीं निकल सकता है, यहाँ से H+ नहीं निकलेगा। इसका मतलब 2 ही H+ दे सकता है, और 2 H+ देगा, इसलिए इसका नाम होगा डाई बेसिक एसिड, या इसका N फैक्टर आप देखे होंगे 2 होता है। 2 ही जगह से H+ निकल सकता है, इसलिए डाई बेसिक एसिड है। और इसका N फैक्टर भी कितना होता है? 2 होता है। ये 176 नंबर सवाल थे। आगे देखिए 177 क्वेश्चन बोल रहा है इन कंपैरिजन टू 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का शरबत है। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m MgCl2, MgCl2 के सॉल्यूशन है। तो बताइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है कितना गुना का अंतर होगा। तो आप जानते हैं ना ग्लूकोज में I का मान कितना होता है? 1 होता है। और MgCl2 में देख लीजिए 1 और 2 मिला के बोलिए कितना हो गया I का मान? I का मान यहाँ पर हो गया 3। तो बोलिए इसके तुलना में इसका कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना गुना? 3 गुना, लगभग 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका Mg का 1 और Cl2 का 2, यानी 2 और 1 कितना? 3। तो अबाउट 3 टाइम्स, 3 गुना का अंतर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछेगा तो लगभग 3 गुने का अंतर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप समझ गए। 177 178 देख लीजिए। बोले विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये तो आप जानते हैं। नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एक मोलालिटी है, ये मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मोलालिटी का फार्मूला होता है सॉल्यूट के मोल को ऊपर, सॉल्वेंट के मास को नीचे, वो भी केजी में। और बाकी सारे फॉर्मेलिटी बोले या मोलारिटी बोले या नॉर्मलिटी बोले, इन सारे में नीचे में वॉल्यूम नामक शब्द आता है। इसलिए ये ऊपर वाला और ये 2 नीचे वाले, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मोलारिटी में कोई वॉल्यूम नहीं है, इसलिए यह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। चलिएगा, तो 178 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये बन जाएगा। 179 देख लीजिए। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? देख लीजिए आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके अलावा ये विस्कोसिटी, ये सरफेस टेंशन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 ही थे। RLVP याद होगा ना, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। तो इसमें नहीं है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी नहीं है। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर।
180 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। CaNO3 का होल टू इसका वांट ऑफ फैक्टर पूछता है, ये तो बच्चा बच्चा निकाल देगा। कैल्शियम नाइट्रेट का वांट ऑफ फैक्टर CaNO3 का होल टू, बोलिए इसका वांट ऑफ फैक्टर, फटाफट ट्रिक लगाइए। 1 और 2 कितना हो जाएगा, इसका आई का मान होगा 1 और 2, 1 + 2 यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसा, ये इसका वांट ऑफ फैक्टर निकल गया। 181 में देखिएगा तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इनमें से सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, RLVP, पहला ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमारा आंसर होगा। सरफेस टेंशन, कंडक्टिविटी, हाफ लाइफ पीरियड, ऐसा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने देखा ही नहीं है, तो आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, RLVP। अगर इससे नहीं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, यही 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो 181 में बोल रहा है कि इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, तो RLVP है, उसके अलावा कोई नहीं है। 182 में देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का गुण किस में है। तो याद है आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, वैसे सॉल्यूशन जो रॉल्स के नियमों का पालन करता है, जो सॉल्यूशन रॉल्स के नियमों का पालन करेगा उसी को बोलते थे आइडियल सॉल्यूशन। इसका बहुत लंबा डेरिवेशन भी जाता है। तो बताइए, ओबे रॉल्स लॉ, रॉल्स के नियमों का पालन करता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स के नियमों का पालन करता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। 183 में आ जाइए, ये तो हमें लग रहा है बच्चे बच्चे को याद होगा, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सारे कॉपी से उठे हुए हैं। बताइए क्या होता है, P = CRT, याद है ना, प्रूफ किया गया था कैसे, तो मैंने इसको प्रूफ किया था, PV = nRT, P = nRT बटा V। P = N का नाम होता है मोल और V का नाम होता है वॉल्यूम, गुना में होगा RT। बोलिए, P = मोल बटा वॉल्यूम को कहा जाता है मोलारिटी, मोलारिटी, गुना में क्या हो जाएगा, RT। P = मोलारिटी का दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, गुना क्या होगा, RT। और यहाँ से फार्मूला भी निकल जाएगा, P = कॉन्सेंट्रेशन के लिए C और RT, CRT, तो आ जाएगा P = CRT, यानी आपका आंसर कौन सा है, ए आंसर सही है, P = CRT। ये तो सबसे शुरू में भी और ऑस्मोटिक प्रेशर जो पढ़ाए होंगे उसमें भी प्रूफ किया गया होगा। 184 क्वेश्चन देख लीजिए, बताइए 184 क्वेश्चन क्या बता रहा है, बोल रहा है बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM से क्या पास करेगा, अलाउड टू पास, याद है ना, चाय छन्नी जो होता है उसे चाय हमारा जो मटेरियल है पीने वाला है वो तो पास कर जाता है, लेकिन चाय पत्ती बच जाता है। SPM क्या था, तो वो मेम्ब्रेन था जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल का आवागमन होता है। जैसे धोती से छेना का पानी तो बाहर हो जाता है लेकिन छेना वहीं अटक जाता है, तो एग्जैक्टली वह धोती SPM की तरह काम कर रहा था। तो मेरे कहने का मतलब लाइन ये है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं, यानी आंसर होगा इसका बी। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या गुजरेगा, तो सॉल्वेंट गुजरेगा। 185 H2SO4, H2SO4 तो आप जानते हैं इसमें हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो इसका एन फैक्टर होगा 2 और 2 एन फैक्टर है, इसका मतलब डाइबेसिक एसिड है। डायग्राम बनाएगा तो S डबल बॉन्ड O OH OH। इसमें बताइए एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं इसलिए एक H+ देगा, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है इसलिए यह भी H+ देगा। बताइए टोटल H+ कितना आएगा, 2 आएगा, इसका मतलब कौन सा एसिड है, तो यह डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड। इस तरह से 185 तक के क्वेश्चन
आप आराम से एक एक करके कमेंट कर लेंगे और अगले क्लास में 185 से लेकर के 195 तक के क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो उसके बाद आपका ये पूरे का पूरे 12th बोर्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर से नीट और जेईई मेन के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो मेरे विचार से आप यहाँ तक की चीज़ों को कमेंट करें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।